Assalamualaikum. This is Manu Rahil and I am a consulting nutritionist at Nutrite. Today we are going to be discussing about PCOS. आज हम PCOS की बात करेंगे. अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. So what is PCOS? Polycystic Ovarian Syndrome, राइट? तो PCOS से हमें लगता है कि हमारी सिस्ट में हमारी ओवरीज में बहुत सारी सिस्ट बन गई हैं और हमें PCOS हो गया है. लेकिन हमें इसकी रियलिटी पे भी थोड़ा सा जाना चाहिए, इसकी मेडिकल डेफिनेशन पे भी जाना चाहिए. अब PCOS इफ़ेक्ट करता है चाइल्ड बेयरिंग एजेस पे वुमेन को, राइट? यानी कि अराउंड 15 to 45 जो एज होती है, मेनोपॉज से पहले जो एज होती है, उसमें आपको PCOS हो सकता है. PCOS में क्या हो रहा है? तो बेसिकली 3 चीज़ों में से कोई 2 चीज़ होंगी तो फिर आपका PCOS डायग्नोज होगा. अब वो 3 चीज़ें कौन सी हैं? या तो आपकी ओवरी में मल्टीपल सिस्ट बन जाएंगी, या जो आपका मेल हार्मोन है वो नॉर्मल से ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा, या स्किप्ड पीरियड्स. इन तीनों में से कोई 2 चीज़ें भी हो जाएं तो आपका PCOS डायग्नोज हो जाता है. लेकिन अगर इनमें से कोई एक ही चीज़ है सो दैट डज़ नॉट कम अंडर PCOS एंड वी शुड अंडरस्टैंड इट. क्योंकि बहुत दफ़ा ये होता है कि जब भी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं विद सिस्ट और एनीथिंग, तो वो PCOS डायग्नोज करती हैं और वो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स पे लगा देती हैं जिसके इफ़ेक्ट्स इतने अच्छे नहीं होते ऑन योर बॉडी. तो इसलिए पहले डायग्नोसिस होना चाहिए और फिर जाके उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट होनी चाहिए. सबसे पहले PCOS में इरेगुलर पीरियड्स होते हैं. अब अगर हम देखें इसकी साइंस को तो होता ये है कि जो एग फॉर्मेशन होती है, ओवरी जो है एक एग को रिलीज़ करता है. अगर दिस इज़ नोन एज ओव्यूलेशन. अब बहुत सारे हमारी बॉडी कभी कभार इस तरह रिस्पॉन्ड करती है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाती, और वो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बेसिकली हो रहा होता है कि ओव्यूलेशन नहीं हो पाई और एग रिलीज़ नहीं हुआ. जब एग रिलीज़ नहीं होता तो आपके पीरियड्स स्किप हो जाते हैं और इसी की वजह से आप प्रेग्नेंट भी नहीं हो पाते, जो कि बहुत दफ़ा PCOS की कॉम्प्लिकेशन बन जाती है. यानी सबसे पहला सिम्टम आपका ये है कि आपको इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, यानी या तो आपके पीरियड्स स्किप हो जा रहे हैं या उनकी जो ड्यूरेशन मंथली वाइज है वो बढ़ती जा रही है. ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है. अब अगर हम हार्मोनल इम्बैलेंस की बात कर रहे हैं तो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि नॉर्मल हार्मोन्स एक एग प्रोड्यूस कर रहा होता है, उसके अलावा मेल हार्मोन भी वो टू सम एक्सटेंट प्रोड्यूस कर रहा होता है, लेकिन स्मॉलर क्वांटिटीज़ में. अब जब PCOS होता है आपको, तो वो जो मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है. यानी ये जो एंड्रोजन्स हैं ये ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाते हैं. इसके डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं एक फ़ीमेल को एक्सपीरियंस करने पड़ते हैं. उसमें सबसे जो मेजर होता है वो हिर्सूटिज़म होता है. हिर्सूटिज़म होता है जब आपकी फेशियल हेयर आपके बढ़ जाते हैं, राइट? वैसे तो फेशियल हेयर सबके होते हैं, लेकिन वो ज़्यादा थिक हो जाते हैं और ज़्यादा विजिबल हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ भी ज़्यादा हो जाती है. इसके अलावा सिंस आपके एंड्रोजन ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपकी जो सेबेशियस ग्लैंड हैं वो एक्टिव हो जाते हैं. यानी आपकी जो स्किन है उस पर ऑयल ज़्यादा आने लग जाता है, जिसकी वजह से एक्नी भी आपको हो सकती है. एक और फिज़िकल सिम्टम होता है जो कि एंड्रोजन की वजह से हुआ होता है कि आपकी नेक पे या कहीं भी बॉडी पे, इट्स यूजुअली द नेक और आर्म्स, उस पर आपको डार्क स्पॉट्स नज़र आने लग जाते हैं. ये सारे जो फिज़िकल सिम्टम्स हैं इनसे भी कभी कभार PCOS डायग्नोज होता है. अब इसके अलावा सिंस आपकी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस है तो आपको दूसरे मसले भी हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल कुछ लड़कियां एक्सपीरियंस करती हैं कि उनको हेडेक थ्रू आउट द डे बहुत ज़्यादा रहने लग जाता है, या स्लीप साइकिल उनका ख़राब होने लग जाता है. कुछ लोग डिप्रेशन भी एक्सपीरियंस करना शुरू हो जाते हैं. अगर हम सिर्फ पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में 18% ऑफ द फीमेल पॉपुलेशन आर डायग्नोज्ड विद PCOS. लेकिन इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि दे कैन आइदर बी अंडर रिपोर्टेड और ओवर रिपोर्टेड एज वेल. लाइक वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग के ओवर रिपोर्ट कैसे कर सकते हैं कि बहुत दफ़ा PCOS होते नहीं हैं, कोई एक आपको सिम्टम आया हुआ होता है जिसकी बेसिस पे आप कह देते हो कि PCOS है. इस तरह ओवर रिपोर्ट हो गए. और अंडर रिपोर्ट किस तरह हो गया कि बहुत दफ़ा आपको सिम्टम्स रहते हैं लेकिन वो इतने विजिबल सिम्टम्स नहीं होते, जिसकी वजह से यू डू नॉट गो अ विजिट अ गायनेकोलॉजिस्ट और आपका डायग्नोसिस नहीं हो सकता. जब भी आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं, देयर इज़ अ प्रॉपर प्रोटोकॉल दैट यू शुड फॉलो. एक तो 3 में से 2 जो सिम्टम्स हैं वो आपके पूरे होने चाहिए. इसके अलावा
उसके लिए जो सिस्ट चेक की जाती है उसके लिए आपका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड होगा, उसके बाद आपके ब्लड टेस्ट होना भी ज़रूरी है। अगर ब्लड टेस्ट नहीं हो रहा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि LH to FSH यानी ये जो हार्मोन्स हैं इनका इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ। एंड्रोजन यानी कि टेस्टोस्टेरोन जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा हुआ है कि नहीं हुआ। अब जब ये सारा कुछ देख लेते हैं और हमें लगता है कि इस पेशेंट को PCOS है, उसके बाद फर्दर टेस्ट भी करने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको PCOS होता है तो यू आर एट अ हायर रेट कि आपको ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको एक तो इनफर्टिलिटी के इश्यूज हो सकते हैं और आप में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है इसका मतलब ये है कि जो आपके मसल्स होते हैं वो कम सेंसिटिव हो गए हैं टुवर्ड्स इंसुलिन, वो नहीं यूज़ कर पा रहे हैं इंसुलिन को, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में जो इंसुलिन लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इंसुलिन लेवल्स को भी हमेशा चेक करना चाहिए। अब इस केस में यूजुअली इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं तो आप टेस्ट कराएं अपने आप को, वो बढ़े हुए हैं तो आपने और चीज़ों का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर इंसुलिन लेवल्स आपके बढ़े हुए हैं तो वो आपको दूसरे मसलों की तरफ भी लेके जा सकते हैं, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ यानी हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, डायबिटीज़ हो सकती है, और ये सब मिला जुला के मेटाबॉलिक सिंड्रोम यानी विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज डिजीज़ आपको वो भी हो सकता है। लेट्स टॉक अबाउट कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, यानी क्या ऐसी चीज़ें हैं जिससे चांसेस बढ़ जाते हैं कि आपको PCOS हो सकता है। सबसे पहले इट रन्स इन द फैमिली, यानी कि जीन्स में होता है, जीन्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। अगर आपकी फैमिली में किसी को है, आपकी मामा को है या बहन को है, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आपको भी आगे जाके PCOS हो जाएं। तो एक तो ये कि ये जीन्स में होता है। सेकेंडली ओबेसिटी से इसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। इट्स एक्चुअली इट रन्स बोथ वे कि अगर आपको PCOS है तो आप ओबीज़ हो सकते हो, अगर आप ओबीज़ हो तो आपको PCOS हो सकता है। अब यूजुअली जिनको PCOS होता है उनका जो BMI होता है दैट इज़ ओवर 30, तो यानी आपने उस पर भी फोकस करना है कि आप अपना वेट कम करें। अगर आप 5% ऑफ द वेट कम कर देते हैं तो देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप PCOS को मैनेज कर पाते हैं। There's one more thing that you should understand, that PCOS is a disorder, it's not a disease, it's a disorder, यानी आपको multiple symptoms एक साथ हो रहे होते हैं। अब ये ऐसा disorder है जिसको आप treat नहीं कर सकते, right? इसकी ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है लेकिन इसकी मैनेजमेंट पॉसिबल है, यानी कि आपके सिम्टम्स जब ठीक होते हैं तो आप सही फील करते हो। यू डू हैव PCOS लेकिन वो मैनेज हुआ होता है और उसके जो नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं वो आप फेस नहीं कर रहे होते। इसके साथ साथ अगर हम ओबेसिटी की बात करें, वी ऑल्सो हैव टू टॉक अबाउट इन्फ्लेमेशन, बिकॉज यूजुअली जो ओबीस होते हैं उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन भी हुई होती है। डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, IL-6 वगैरह, वो आपकी बॉडी में बढ़े हुए होते हैं। अगर गाइनीज कहती हैं आप उसका टेस्ट कराएं तो आप उसका भी टेस्ट करा लें, इससे डिग्री ऑफ इन्फ्लेमेशन का भी आपको पता चल सकता है। अब जब हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो डाइट का बहुत मेजर रोल होता है इन द मैनेजमेंट ऑफ PCOS। व्हाई इज़ दैट सो? बिकॉज इट इज़ कनेक्टेड विद वेट, और डाइट से ही आप अपना वेट कंट्रोल करते हो। तो सबसे पहले आपने अपना वेट जो है वो नॉर्मल रेंज में लाना है, बिटवीन 18 to 25 में आपका BMI फॉल करना चाहिए, उससे आपके PCOS खुद ही रेगुलर हो जाएंगे। एट टाइम्स ये भी होता है कि 25 लेट्स से आपका BMI है लेकिन उसमें आपको PCOS के सिम्टम्स फील हो रहे होते हैं, तो आप थोड़ा सा अपना वेट नहीं, आप नॉर्मल कैटेगरी में हो लेकिन थोड़ा सा आप अपना वेट रिड्यूस करोगे और आपके PCOS के सिम्टम्स मैनेज होने लग जाएंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाइट, जो कि हेल्प करेगा वेट मैनेजमेंट में और PCOS की मैनेजमेंट में। इसमें आ जाता है कि आपने कार्ब्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि आप किस तरह के कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो। यू शुड नॉट बी कंज्यूमिंग सिंपल शुगर्स। सिंपल शुगर्स आपको फ्रेश जूसेस से मिल सकती हैं, सोडा से मिल सकती हैं, ये जो कप केक, कैंडी, चॉकलेट और बाहर की चीज़ें हम खाते हैं इससे आपको सिंपल शुगर मिलती हैं। जितना आप सिंपल शुगर लोगे उतनी आपकी बॉडी में इंसुलिन बढ़ेगी, उतनी इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ती जाएगी, उतना आपका PCOS जो है उसकी मैनेजमेंट मुश्किल होती जाएगी। जो दूसरी चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आप किस तरह के फ़ैट्स ले रहे हो। अभी मैंने आपसे एक बात की थी कि जब आप ओबीज़ होते हो, आपको PCOS होते हैं तो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है। अब अगर आप उसके साथ साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स लेना शुरू कर दोगे, द बैड फैट्स, तो उससे इन्फ्लेमेशन और बढ़ जाएगी। इसीलिए आपने एंटी इन्फ्लेमेशन पे गौर करना है। जो ओमेगा 3 और जो गुड फैट्स होते हैं आपने उसी पे फोकस करना है। अब वो आपको कैसे मिल सकते हैं? आपने ऑलिव ऑयल का यूज़ थोड़ा सा अपनी डाइट में कर लेना है।
ज़रूरी नहीं है कि आप खाना भी उसमें एकदम से पकाना शुरू कर दो। ऑलिव ऑयल वैसे ही आप अपने सैलड्स पे या किसी भी फूड पे स्प्रिंकल स्प्रे सा कर सकते हो, थोड़े ड्रॉप्स ऐड कर दिया करो, इस तरह आप बढ़ा सकते हो। इसके अलावा आप आलमंड्स, वॉलनट्स, बादाम वगैरह ये सब आप ले सकते हो। इससे आपका जो अच्छे फ़ैट्स आपको हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपने ये भी फोकस रखना है कि आप प्रोटीन्स प्रॉपर ले रहे हो। प्रोटीन्स एक बहुत मेजर रोल प्ले करेंगी इसमें, वेट मैनेजमेंट में और पीसीओएस में, दोनों में। क्यों? क्योंकि प्रोटीन से ये होगा कि प्रोटीन से आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस ज़्यादा आती है। आप प्रोटीन खाते हो जिसकी वजह से आपको लगता है आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा हुआ है। और इसके साथ साथ जो इंसुलिन है वो कम से कम राइज पे जाती है। इससे क्या क्या फ़ायदा हो रहा है? एक तो आप कम खाना कंज्यूम कर रहे होगे इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज। दूसरा ये कि इंसुलिन नहीं आपकी बॉडी इतना प्रोड्यूस करी तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो और नहीं बढ़ रही, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इंसुलिन इन योर बॉडी है वो और नहीं बढ़ रही। अब एक नया कॉन्सेप्ट, इट्स नॉट वेरी न्यू लेकिन यूजुअली आजकल फॉलो बहुत हो रहा है, जिसको कहते हैं सीड साइकिलिंग। वी शुड टॉक अबाउट दिस एंड वी शुड टॉक के रिसर्च इसको किस तरह प्रूव कर रही है या नहीं प्रूव कर रही। अब होता ये है, सीड साइकिलिंग में 2 फेजेस होते हैं। जो फर्स्ट 14 डेज़ होते हैं फेज़ 1 में, उसमें आप फ्लेक्स सीड और पम्पकिन सीड का पाउडर फॉर्म 1 टेबलस्पून लेते हो अपनी डाइट में किसी तरीके से। जो सेकंड फेज़ होता है उसमें 1 टेबलस्पून ऑफ पाउडर्ड फॉर्म ऑफ सेसमे सीड्स और सनफ्लावर सीड्स लेते हो। अब इसके पीछे साइंस ये है कि जो फर्स्ट फेज़ है उसमें आपका जो प्रोजेस्टेरॉन है उसको थोड़ा सा वो प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा होता है, और मेनली फाइटोएस्ट्रोजन आपको मिल रहा होता है, यानी प्लांट से ऐसा कंपोनेंट आपको मिल रहा है जो बॉडी में ईस्ट्रोजन की तरह एक्ट कर रहा होता है। ठीक है। और जो दूसरा है फेज़, उसमें ये हो रहा होता है कि उसमें आपको विटामिन ई मिल रहा होता है काफ़ी ज़्यादा, और इसके अलावा आपको प्रोजेस्टेरॉन बूस्टिंग एलिमेंट्स मिल रहे होते हैं। अब अगर हम सीड साइकिलिंग को इन टोटलिटी देखें तो इट डज़ मेक सेंस टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जो इसकी साइंस है वो कहीं ना कहीं हार्मोनल बैलेंस क्रिएट कर रही है। लेकिन सीड साइकिलिंग कहता है कि आपने सुबह इस वक्त ये लेना है और सुबह इस वक्त ये लेना है, और आपने मतलब कि इतना पाउडर लेना है, इतने यही सीड्स लेना है। नाउ दिस डज नॉट मेक सेंस अकॉर्डिंग टू अ लॉट ऑफ रिसर्चर्स, बिकॉज रिसर्चर्स कहते हैं कि ये सारे सीड्स बहुत अच्छे हैं, ये आप इन कॉम्बिनेशन, इन एनी कॉम्बिनेशन और सेपरेटली भी ले सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप फेज़ 1 में यही 2 ले रहे हो और फेज़ 2 में भी आप यही 2 ले रहे हो। तो सीड्स का फ़ायदा तो आपको होगा, क्योंकि सीड्स में क्या होता है बेसिकली पॉली अनसैचुरेटेड यानी गुड फैट्स आपको मिल रहे होते हैं। आपको इसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स मिल रहे होते हैं, जिसमें विटामिन ई आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन सीड साइकिलिंग को एज इट इज़ फॉलो करने का कोई आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा। तो आपने बेसिकली अपनी डाइट में नट्स एंड सीड्स को ऐड करना है, वो आप जिस टाइम पर भी लें, एक मॉडरेट क्वांटिटी यानी टीस्पून टू टेबलस्पून आप ले सकते हैं, और उसका इफ़ेक्ट भी आपको फील होना शुरू हो जाएगा। आई रियली होप कि इस वीडियो से आपको समझ आई होगी कि पीसीओएस की डायग्नोसिस क्या है और उसको किस तरह आप डाइट के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। इफ़ यू नीड अ डाइट प्लान रिगार्डिंग दिस देन प्लीज़ लेट अस नो। मैं ज़रूर डाइट प्लान भी आपसे डिस्कस करूँगी, और अगर कोई क्वेश्चन वगैरह भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसका आंसर दिया जाए। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।